अब हम देखने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, यानी वो खसूसियात क्या हैं जो एक रिसर्चर को पता होनी चाहिए कि जब वो रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करे तो वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको सामने रख कर वो सिलेक्ट करे, या उसे पता हो कि ये वो खसूसियात हैं जिनको सामने रखा जाए सिलेक्शन करते हुए तो आप अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है फिजिबल फॉर द रिसर्चर, यानी रिसर्च प्रॉब्लम की पहली खसूसियत ये है कि वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर रिसर्चर काम कर सके और वो बेहतरीन उस स्किल रखता हो, एक्सपर्टीज रखता हो और जो कुछ जानता है, जो नॉलेज उसके पास है उसके मुताबिक फिजिबल हो उसके लिए उसको करना। और रिसर्चर का इसमें कॉम्पिटेंस लेवल आ जाएगा। रिसर्चर का इसमें ये देखेंगे फिजिबिलिटी में कि रिसर्चर का कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, वो कितना क्वालिफाइड है, उसके पास स्किल्स कितनी है और रिसर्च डिज़ाइन को जानता है या नहीं जानता, और डिफरेंट जो स्किल्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके पास है या नहीं है। और इसके साथ साथ अगर उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा है तो स्टेटिस्टिकल जो प्रोसीजर्स हैं और जो डाटा एनालिसिस का प्रोसीजर है उसको वो समझता है या नहीं समझता। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एक मेन हेडिंग जिसे हमने कहा है कि फिजिबल फॉर द रिसर्चर, उसमें उसका कॉम्पिटेंस लेवल, तो उसमें उसका इंटरेस्ट भी ज़रूरी है, यानी वो इंटरेस्टेड है उसमें या नहीं है, ये भी ज़रूरी है। और अगर इंटरेस्ट रखता है, क्यूरियोसिटी है, और इससे ये होगा कि आप बेहतर तौर पे काम कर पाएंगे, आपके रिसर्च के रिजल्ट्स ठीक आ पाएंगे और आपका मकसद अचीव हो पाएगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते, एंथुसियाज्म नहीं है आपके पास, तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, फिर आप वक्त ज़ाया कर देंगे। और इसके साथ साथ इसमें फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हैं और इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी आप ये देखेंगे कि रिसर्चर के लिए वो फिजिबल है उसके ऊपर काम करना, जो रिसर्च प्रॉब्लम आप ले रहे हैं, तो फाइनेंशियली आप उसको देखते हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, प्रॉब्लम और इश्यूज तो नहीं है फाइनेंशियली, तो वो आप कर पाएंगे, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतना पैसा है उसको करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो रिसर्च प्रॉब्लम आप ले रहे हैं। तो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा बीच में जिससे आपकी रिसर्च स्टडी मुतासर हो जाए और बीच में रुक जाए। तो इस हवाले से आप फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को सामने रखते हैं। इसके बाद आप रिसर्चर की फिजिबिलिटी के हवाले से एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो है टाइम रिक्वायरमेंट्स, यानी आप को वक्त कितना दरकार होगा। यानी आप ये भी देखते हैं सिलेक्शन करते हुए रिसर्च प्रॉब्लम की कि उसकी जो फिजिबिलिटी आप देख रहे होते हैं कि मेरे लिए ये फिजिबल है एज ए रिसर्चर, तो उसमें जहां आप कॉम्पिटेंस लेवल देख चुके हैं, जहां आप इंटरेस्ट देख चुके हैं, जहां फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को गौर कर चुके हैं, तो वहां पे आप वक्त का भी ख्याल रखते हैं कि टाइम आपको, आपके पास कितने, 6 महीने आपके पास है रिसर्च करने के लिए, आपके पास 1 साल है, आपके पास 2 साल है, आपके पास 4 साल है। तो रिसर्च की नौयत क्या है उसके हवाले से आपके पास वक्त कितना है, आपके पास टाइम कितना है। वो जो 6 महीने या 1 साल या 2 साल आपके पास हैं, उसमें आप ये देखते हैं कि इतना वक्त में जो आपके पास वक्त है इसमें आप इसको मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आप देखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें फिजिबिलिटी में आती हैं। और इसी तरीके से हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस भी इसमें आती हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस में हम बात कर सकते हैं कि जब आप जाएंगे अपना डाटा लेने के लिए जाएंगे, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद तो आपको परमिशन मिलेगी जिनके पास आपने जाना है, क्या आपको इजाज़त मिल सकेगी वहाँ तक, मसलन मैं आपको एक्सेस होगी वहाँ तक या नहीं होगी। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने एक रिसर्च करनी है कि जेल में जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी है वहाँ पे, किस तरीके से वो अपने दिन रात गुजार रहे हैं, सज़ा कैसे काट रहे हैं, मसाइल क्या हैं, उनका इश्यूज़ क्या है उनकी। ख़ास तौर पर तालीम के हवाले से बात करें तो वहाँ पे जो बच्चे कैद हैं या जो नौजवान कैद हैं, तो उनकी तालीम का बंदोबस्त कैसे हो रहा है, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा, एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही, जो बेसिक राइट है किसी भी इंसान का। तो इसके बारे में आप मालूम करना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हुए जहाँ पे हम फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फिजिबिलिटी के हवाले से आप ये भी चेक करेंगे, जायज़ा लेंगे कि क्या मेरा रिसर्च प्रॉब्लम ये मैं कर पाऊंगा जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे परमिशन मिलेगी वहाँ तक, वो कैदियों तक, क्या मुझे एक्सेस मिलेगी उन तक, अपने सैंपल साइज तक, और क्या मैं रिकॉर्ड ले पाऊंगा, क्या मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, क्या मुझे मालूमात मिल पाएंगी वहाँ से।
तो ये सारी चीज़ें आप पहले से डिसाइड करते हैं, पहले से सोचते हैं। ये फिजिबिलिटी को इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे ना कि फिजिबिलिटी क्या है, कि आप ये सोचते हैं कि क्या ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, क्या डाटा मुझे मिलेगा, क्या मैं इसको कर पाऊंगा, क्या मेरे पास इतना वक्त होगा, क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज और पैसा होगा, क्या मेरे पास इतनी स्किल्स और कॉम्पिटेंस लेवल है कि मैं इसको कर पाऊँ, इस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च को। तो ये सारी की सारी फिजिबिलिटी कहलाती है। तो आप रिसर्च प्रॉब्लम की खसूसियात में पहले नंबर पे देखते हैं कि फिजिबल है इसको करना या नहीं है, जो रिसर्च प्रॉब्लम आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, सेकंड नंबर पे आता है कि आप इसमें ये देखेंगे कि ये क्लियर है या नहीं है, क्लैरिटी देखें। और क्लैरिटी देखते हैं कि जब इसको आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं और उसको जब लिख रहे होते हैं तो आप इसको वेल वर्डेड इसको कह लें, यानी आप इसको बेहतरीन अंदाज के साथ इसको लिखते हैं, वेल वर्डेड। और इसकी जो स्टेटमेंट है उसको बेहतरीन तरीके से आप स्टेट करते हैं, वेल स्टेटेड कह लें इसको। तो ये वेल वर्डेड होना चाहिए, वेल स्टेटेड होना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, वो ये है कि सिग्निफिकेंट होना चाहिए। और सिग्निफिकेंस कहते हैं इम्पोर्टेंस को, अहमियत, यानी आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं या जिसको करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो इतना सिग्निफिकेंट है कि उसके जितने भी लोग जिनके बारे में आप कर रहे हैं, जो आपकी पॉपुलेशन है, उनको फ़ायदा दे सके। और जितने भी गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए थे एग्जिस्टिंग नॉलेज में, जो आप चेक कर रहे थे, जो लिटरेचर रिव्यू आपने पहले किया है, जितनी स्टडीज़ को आप पहले देख चुके हैं, और उससे आपने जो गैप्स आइडेंटिफाई करके अपना ये रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको रिसर्च करने के लिए, आया ये देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और अगर ये यूज़फुल है या नहीं है, ये हेल्पफुल है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे, जाहिर है। अगर हेल्पफुल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है और ये मुफीद नहीं है, तो फिर जाहिर है ये वेस्टेज ऑफ टाइम तो नहीं करना है ना, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं करना। तो आप तो वही लेंगे ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट में देखने के लिए, और खसूसियात रिसर्च प्रॉब्लम की जब आप इसके बारे में गौर कर रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। और चौथे नंबर पे हम बात कर रहे हैं कि वो एथिकल भी होना चाहिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। यानी एथिकल कह सकते हैं कि जिसमें ऐसा होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर आप बात करें, रिसर्च करें, तो उससे कोई मसला ना पैदा हो जाए और कोई तबका उससे नाराज़ ना हो जाए, कोई मुआशरा उससे परेशान ना हो जाए, और किसी के कल्चर को, किसी के मज़हब को, किसी की रिवायात को, किसी की ट्रेडिशंस को, इस तरीके से ये रिलीजियस बिलीव्स को कोई धचका ना लगे, उनको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पेश ना आए। वो ये बात ना करें कि आप हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं, वो आप हमारे रिलीजियस बिलीव्स को डैमेज कर रहे हैं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। और एथिकल देखने आप फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अपने रिस्पोंडेंट्स को, सैंपल साइज में शामिल लोगों को। इसी तरीके से आप साइकोलॉजिकल प्रेशराइज नहीं करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, उनको किसी तरीके की धमकी नहीं देंगे आप। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि क्या मेरा रिसर्च प्रॉब्लम जो मैं ले रहा हूँ तो वो एथिकल है या अनएथिकल है, और अगर एथिकल है तो उसके ऊपर काम करें, और अगर वो कहीं भी फील होता है कि अनएथिकल है तो उसको आप छोड़ दें और दोबारा कोशिश करें कि नया रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करें जो एथिकल होना चाहिए। और पांचवें नंबर पे हम बात करें कि वो इसकी खसूसियात ये है कि वो रिसर्चेबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिस पे आप रिसर्च कर पाएँ प्रॉपरली और आपका वक्त ज़ाया ना हो, और उसमें फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चन जो है वो आप उठा सकें, आप रैशनल थिंकिंग उसमें कर सकें, आप लॉजिकल रीजनिंग उसमें इस्तेमाल कर सकें, आप साइंटिफिक मेथड के ज़रिए आगे बढ़ के उसके नतीजे तक पहुंच सकें, आप डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मालूम कर सकें, और इन्वेस्टिगेशन कर सकें डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट स्टाइल से, और किसी नतीजे तक पहुँचें आप। दैट शुड बी रिसर्चेबल। तो रिसर्च प्रॉब्लम की एक खसूसियत ये है कि वो रिसर्चेबल होना चाहिए। और एक और खसूसियत इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च प्रॉब्लम की हो सकती है कि वो इनोवेटिव होना चाहिए। दैट शुड बी इनोवेटिव। इनोवेटिव कहते हैं कि एक नयापन, एक जिद्दत पसंदी, यानी हम कह सकते हैं कि न्यूनेस। जितना भी काम पहले हो चुका है, जितने रिसर्चर्स ने पहले काम कर चुके हैं, स्टडीज हो चुकी हैं,
تو آپ نے جو کرنی ہے، آپ کی اسٹڈی اور آپ کا پرابلم، آپ کا ریسرچ پرابلم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس میں ایک نیا پن نظر آئے، اس میں ایک انوویٹو تھنکنگ نظر آئے، اس میں جدت پسندی نظر آئے، ایک اوریجنلٹی نظر آئے، ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو نظر آئے. تو یہ ایک یعنی آپ کو ایسا، آپ کے ریڈر کو ایسا لگے جو آپ نے کام کیا ہے وہ پہلے کام نہیں ہوا، وہ آپ نے ہی کیا ہے، ڈفرینٹ اینگل سے اور ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے آپ نے کام کیا. دیٹ شوڈ بی انوویٹو. تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس کی، اور اس میں اوریجنلٹی آ جاتی ہے، نیونیس آ جاتی ہے، اور ایک ڈفرینٹ وے میں اس کی پریزنٹیشن آ جاتی ہے. اس طرح سے آپ انوویٹو آئیڈیاز کو جنریٹ کرتے ہیں.